नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा ऑडियो बुक्स में, जहां हम किताबों के ज्ञान को सरल भाषा और कहानी जैसे फ्लो में आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप कम समय में बड़ी सीख हासिल कर सके। आज हम बात करने जा रहे हैं किताब इकिगाई की, एक ऐसी पुस्तक जो जापान की जीवन शैली और दीर्घायु लोगों के अनुभवों के माध्यम से हमें सिखाती है कि लंबा, स्वस्थ और संतुलित जीवन कैसे जिया जाए। लेखक समझाते हैं कि जीवन का असली आनंद सिर्फ सफलता में नहीं, बल्कि उद्देश्य, संतुलन और रोज के अर्थपूर्ण काम में छिपा है। इस ऑडियो समरी में आप जानेंगे इकिगाई क्या है, लोग लंबे समय तक ऊर्जावान कैसे रहते हैं, फ्लो क्या होता है, तनाव को कैसे संभालें और अपना जीवन उद्देश्य कैसे खोजें। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी इकिगाई की यात्रा। इकिगाई अध्याय 1। इकिगाई क्या है, जीने की वजह। किताब की शुरुआत में लेखक इकिगाई शब्द का अर्थ समझाते हैं। वे बताते हैं कि ये एक जापानी शब्द है। इकी यानी जीवन और गाई यानी मूल्य या कारण। दोनों को मिलाकर अर्थ बनता है जीने का कारण, वो वजह जिसके कारण आप हर सुबह उठते हैं और दिन शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग जीवन जीते तो हैं, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि वे क्यों जी रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और किस बात से उन्हें असली संतोष मिलता है। इसके विपरीत, जिन लोगों के पास अपना इकिगाई होता है, वे छोटे छोटे कामों में भी अर्थ और आनंद महसूस करते हैं। इसी बात को समझाने के लिए लेखक जापान के ओकिनावा क्षेत्र का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि ये दुनिया के उन खास क्षेत्रों में से है जहां सबसे ज्यादा लोग 90 और 100 साल से अधिक की उम्र तक जीवित रहते हैं। लेखक ने वहां जाकर कई बुजुर्ग लोगों से बातचीत की और पाया कि उनमें एक समान बात है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई रोज का उद्देश्य है। कोई बागवानी करता है, कोई पारंपरिक कला, कोई खाना बनाना, कोई समुदाय की सेवा। लेखक ये भी बताते हैं कि इन लोगों में रिटायरमेंट जैसा विचार बहुत मजबूत नहीं है। वे काम को बोझ नहीं मानते, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। काम उनके लिए सिर्फ कमाई का साधन नहीं, बल्कि सक्रिय और जुड़ा रहने का तरीका है। यही लेखक एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। वे समझाते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य होता है, तो उसका असर मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पर पड़ता है। उद्देश्य व्यक्ति को सक्रिय रखता है, उसे लोगों से जोड़कर रखता है और उसके अंदर आगे बढ़ने की ऊर्जा बनाए रखता है। लेखक आगे समझाते हैं कि इकिगाई हमेशा कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति दुनिया बदलने निकले। कई बार इकिगाई बहुत साधारण भी होता है, जैसे अच्छा शिक्षक बनना, बढ़िया खाना बनाना, परिवार की देखभाल करना, किसी कला को निखारना या रोज किसी एक व्यक्ति की मदद करना। फर्क काम के आकार से नहीं पड़ता, फर्क उस जुड़ाव और अर्थ से पड़ता है जो व्यक्ति उस काम से महसूस करता है। फिर लेखक इकिगाई को समझाने के लिए एक मॉडल का जिक्र करते हैं, जिसमें 4 क्षेत्र मिलते हैं। वे बताते हैं कि जब कोई काम इन 4 बातों को जोड़ देता है, जो आपको पसंद हो, जिसमें आप कुशल हो, जिसकी लोगों को जरूरत हो और जिससे आपकी आजीविका भी चल सके, तब वह काम लंबे समय तक संतोष देता है और वही इकिगाई का मजबूत रूप बन सकता है। लेखक ये भी कहते हैं कि बहुत लोग केवल पैसे या पद के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अगर काम दिल से जुड़ा ना हो तो अंदर खालीपन बना रहता है। इसके विपरीत, जिन लोगों ने अपने इकिगाई के अनुसार जीवन ढाला है, वे अधिक संतुलित और संतुष्ट दिखाई देते हैं। अध्याय के अंत तक लेखक पाठक को ये सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि मेरी रोज सुबह उठने की असली वजह क्या है? कौन सा काम मुझे समय का ध्यान भुला देता है? किस काम के बाद मुझे अंदर से अच्छा लगता है? यही सवाल इकिगाई खोजने की शुरुआत बनते हैं। इकिगाई अध्याय 2, एंटी एजिंग का रहस्य और सक्रिय जीवन। पहले अध्याय में इकिगाई यानी जीने के कारण की बात समझाने के बाद लेखक अब उम्र बढ़ने के विषय पर ध्यान लाते हैं। वे कहते हैं कि आमतौर पर लोग मानते हैं कि बुढ़ापा सिर्फ समय के साथ आता है, लेकिन शोध और अनुभव दोनों बताते हैं कि असल फर्क हमारी जीवन शैली डालती है। यानी साल बढ़ना अलग बात है,
बूढ़ा महसूस करना अलग बात है। लेखक समझाते हैं कि शरीर के अंदर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया कई स्तरों पर चलती है, कोशिकाओं के स्तर पर, हार्मोन के स्तर पर और मानसिक सक्रियता के स्तर पर। वे बताते हैं कि जिन लोगों का जीवन निष्क्रिय हो जाता है, जिनके पास कोई लक्ष्य या दिनचर्या नहीं बचती, उनमें गिरावट तेज देखी जाती है। इसके विपरीत जो लोग किसी काम, रुचि या उद्देश्य से जुड़े रहते हैं, उनमें ऊर्जा ज्यादा समय तक बनी रहती है। यही लेखक एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। वे बताते हैं कि सक्रिय दिमाग सक्रिय शरीर को सहारा देता है। जब व्यक्ति नई चीजें सीखता है, समस्याएं हल करता है, रचनात्मक काम करता है, तो मस्तिष्क नए न्यूरल कनेक्शन बनाता रहता है। इससे मानसिक क्षमताएं लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। लेखक कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों का उल्लेख करते हैं, जिनमें पाया गया कि जिन लोगों के पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य था, उनमें हृदय रोग और तनाव से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कम देखा गया। इसका कारण ये बताया गया कि उद्देश्यपूर्ण जीवन तनाव के असर को कम कर देता है और शरीर के रासायनिक संतुलन को बेहतर बनाए रखता है। फिर लेखक रिटायरमेंट पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक समाज में रिटायरमेंट को अंतिम लक्ष्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि एक दिन आएगा जब आप काम छोड़कर आराम करेंगे। लेकिन लेखक बताते हैं कि अचानक पूरी तरह निष्क्रिय हो जाना कई लोगों के लिए मानसिक और शारीरिक गिरावट की शुरुआत बन जाता है। ओकिनावा के लोगों का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि वहां के बुजुर्ग काम छोड़ना नहीं चुनते, बल्कि काम का रूप बदलना चुनते हैं। कोई व्यक्ति पहले खेत में भारी काम करता था, तो उम्र बढ़ने पर वह हल्की बागवानी करने लगता है। कोई शिक्षक औपचारिक नौकरी छोड़कर बच्चों को घर पर सिखाने लगता है। यानी गतिविधि बनी रहती है, बस उसकी तीव्रता बदलती है। लेखक ये भी बताते हैं कि एंटी एजिंग का मतलब सिर्फ दवाइयां या सप्लीमेंट नहीं है। वे 3 प्राकृतिक स्तंभों की बात करते हैं: हल्की नियमित गतिविधि, संतुलित भोजन और सामाजिक जुड़ाव। ये तीनों मिलकर शरीर में सूजन कम रखते हैं, ऊर्जा स्तर स्थिर रखते हैं और मन को स्थिर रखते हैं। वे ये भी समझाते हैं कि युवा बने रहने का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जिज्ञासा। जो लोग उम्र बढ़ने पर भी नई चीजों में रुचि रखते हैं, नए कौशल सीखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वे मानसिक रूप से जवान बने रहते हैं। इसके उलट जो लोग खुद को सीमित कर लेते हैं, उनका दायरा सिकुड़ने लगता है। अध्याय के अंत में लेखक संदेश देते हैं कि अगर आप लंबा और स्वस्थ जीवन चाहते हैं, तो लक्ष्य ये मत बनाइए कि मैं ज्यादा साल जीऊं, बल्कि ये बनाइए कि मैं ज्यादा दिन सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण रहूं। लंबी उम्र अक्सर उसी का परिणाम बन जाती है। इकिगाई अध्याय 3 ओकिनावा दीर्घायु लोगों की जीवन शैली। पिछले अध्याय में लेखक ने सक्रिय जीवन और एंटी एजिंग के सिद्धांत समझाए। अब इस अध्याय में लेखक हमें सीधे उस जगह ले जाते हैं जहां इन सिद्धांतों को जीते हुए लोग वास्तव में दिखाई देते हैं: जापान का ओकिनावा क्षेत्र। लेखक बताते हैं कि उन्होंने यहां जाकर लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों से मुलाकात की, उनके घरों में समय बिताया और उनकी रोजमर्रा की आदतों को समझा। लेखक कहते हैं कि ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र किसी एक जादुई कारण से नहीं है, बल्कि कई छोटी छोटी जीवन आदतों का संयुक्त परिणाम है। सबसे पहले वे सामाजिक ढांचे की बात करते हैं। यहां मोआई नाम की परंपरा है। लेखक समझाते हैं कि मोआई दोस्तों या समुदाय का छोटा स्थायी समूह होता है जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देता है। लोग नियमित रूप से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की आर्थिक और भावनात्मक मदद भी करते हैं। इससे अकेलापन कम होता है और जीवन में सुरक्षा का भाव बना रहता है। यहां लेखक एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं: दीर्घायु केवल खानपान या व्यायाम से नहीं आती, मजबूत सामाजिक संबंध भी उतने ही जरूरी है। जिन लोगों के पास भरोसेमंद संबंध होते हैं, वे तनाव को बेहतर संभालते हैं और मानसिक रूप से अधिक स्थिर रहते हैं। इसके बाद लेखक ओकिनावा के दैनिक जीवन का चित्र खींचते हैं। वे बताते हैं कि यहाँ के बुजुर्ग भी सुबह उठकर किसी न किसी काम में लग जाते हैं। कोई अपने सब्जी के बगीचे में जाता है,
कोई हाथ का काम करता है, कोई सामुदायिक गतिविधि में हिस्सा लेता है। वे लंबे समय तक बैठे नहीं रहते। उनकी गतिविधि प्राकृतिक होती है, जिम वाला व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन के कामों के बीच होने वाली हलचल। खानपान पर आते हुए लेखक बताते हैं कि ओकिनावा की डाइट बहुत सरल और संतुलित है। भोजन में सब्जियां, शकरकंद, सोया आधारित चीजें, दालें और हल्का प्रोटीन शामिल होता है। प्रोसेस फूड और ज्यादा चीनी बहुत कम है। खाने का तरीका भी अलग है। लोग जल्दी जल्दी नहीं खाते, बल्कि आराम से, ध्यान से खाते हैं। यही लेखक एक प्रसिद्ध ओकिनावन सिद्धांत का उदाहरण देते हैं, हारा हाचिबू। इसका मतलब है पेट 80% भरने तक खाना, यानी पूरी तरह ठूसकर नहीं, थोड़ा कम। लेखक बताते हैं कि इससे कुल कैलोरी सेवन कम रहता है और पाचन बेहतर रहता है। कई बुजुर्ग लोग खाने से पहले ये वाक्य बोलते भी हैं, ताकि उन्हें याद रहे कि अधिक नहीं खाना है। लेखक कुछ शतायु लोगों के इंटरव्यू का जिक्र भी करते हैं। वे बताते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि उनकी लंबी उम्र का राज क्या है, तो जवाब बहुत साधारण थे। रोज चलना, लोगों से मिलना, ज्यादा चिंता न करना और अपना छोटा सा काम करते रहना। कोई भी सीक्रेट फॉर्मूला नहीं बताता, बस नियमित अच्छी आदतें। लेखक यह भी नोट करते हैं कि ओकिनावा के लोगों का प्रकृति से गहरा संबंध है। वे खुली हवा में समय बिताते हैं, धूप लेते हैं, मिट्टी से जुड़े रहते हैं। इससे शारीरिक सक्रियता के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलती है। अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ओकिनावा का मॉडल हमें सिखाता है कि लंबी उम्र किसी महंगे सिस्टम का परिणाम नहीं, बल्कि साधारण, दोहराई जाने वाली संतुलित आदतों का परिणाम है, जैसे सीमित भोजन, रोज हलचल, सामाजिक जुड़ाव और जीवन में छोटा सा उद्देश्य। इकिगाई, अध्याय 4, ब्लू जोन्स, दुनिया के दीर्घायु क्षेत्रों के साझा रहस्य। ओकिनावा की जीवन शैली समझाने के बाद लेखक दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं। वे बताते हैं कि सिर्फ ओकिनावा ही नहीं, दुनिया में कुछ और भी जगहें हैं जहां लोग असामान्य रूप से लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इन खास क्षेत्रों को शोधकर्ताओं ने ब्लू जोन्स नाम दिया है। लेखक समझाते हैं कि ये नाम उन नक्शों से आया जहां दीर्घायु आबादी वाले क्षेत्रों को नीले घेरे से चिन्हित किया गया था। लेखक जिन प्रमुख ब्लू जोन्स का उल्लेख करते हैं, उनमें ओकिनावा, जापान, सार्डिनिया, इटली, इकारिया, ग्रीस, निकोया, कोस्टा रिका और लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया शामिल है। वे बताते हैं कि ये क्षेत्र भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से अलग है, फिर भी यहां के लोगों की आदतों में कई गहरी समानताएं मिलती हैं। लेखक बताते हैं कि इन क्षेत्रों के लोग व्यायाम को अलग से करने वाली चीज नहीं मानते। उनकी रोजमर्रा की जीवन शैली ही ऐसी है जिसमें शरीर चलता फिरता रहता है। कोई पहाड़ी इलाके में रोज पैदल चलता है, कोई खेत में काम करता है, कोई घर के काम खुद करता है, यानी शरीर को हर दिन प्राकृतिक रूप से गतिविधि मिलती है। यही लेखक एक महत्वपूर्ण पैटर्न की ओर ध्यान दिलाते हैं। ब्लू जोन के लोग लंबे समय तक बैठे रहने की आदत से दूर रहते हैं। वे दिन भर छोटे छोटे अंतराल में उठते बैठते, चलते फिरते रहते हैं। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म सक्रिय बना रहता है। इसके बाद लेखक भोजन की समानताओं पर बात करते हैं। वे बताते हैं कि अलग अलग देशों के बावजूद इन क्षेत्रों में पौधा आधारित भोजन की मात्रा अधिक है। सब्जियां, दालें, फल, साबुत अनाज ये मुख्य आधार हैं। मांस या भारी प्रोसेस्ड फूड सीमित मात्रा में लिया जाता है। भोजन सादा होता है पर पोषक होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि इन समुदायों में खाने का तरीका भी अलग है। लोग जल्दी में नहीं खाते, बल्कि मिल बैठकर खाते हैं। भोजन सामाजिक गतिविधि भी है, इससे संबंध भी मजबूत होते हैं और खाने की मात्रा भी नियंत्रित रहती है। फिर लेखक जीवन के उद्देश्य की बात को दोबारा जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में उद्देश्य के लिए अलग शब्द है। जापान में इकिगाई, कोस्टा रिका के निकोया क्षेत्र में प्लान दे विदा यानी जीवन योजना। यहां भी लोग जानते हैं कि वे किस लिए जी रहे हैं और किस भूमिका में योगदान दे रहे हैं।
यही लेखक एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। दीर्घायु केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन का परिणाम है। जिन लोगों को लगता है कि वे उपयोगी हैं, जरूरी हैं और किसी समुदाय का हिस्सा हैं, वे अधिक समय तक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। लेखक परिवार और समुदाय की भूमिका पर भी जोर देते हैं। ब्लू जोन्स में बुजुर्गों को अलग थलग नहीं किया जाता। वे परिवार के बीच रहते हैं, निर्णयों में शामिल रहते हैं, बच्चों के जीवन का हिस्सा बने रहते हैं। इससे उनका आत्मसम्मान और भावनात्मक स्वास्थ्य मजबूत रहता है। तनाव के विषय में लेखक बताते हैं कि इन क्षेत्रों के लोग तनाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं, लेकिन उनके पास तनाव घटाने के नियमित तरीके हैं। कोई प्रार्थना करता है, कोई दोपहर का विश्राम लेता है, कोई दोस्तों से रोज मिलता है, कोई प्रकृति में समय बिताता है। अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर हम ब्लू जोन से सीख लें तो हमें कोई जटिल सिस्टम नहीं अपनाना, बल्कि रोजमर्रा की जीवन शैली में छोटे बदलाव लाने हैं। प्राकृतिक गतिविधि, सादा भोजन, मजबूत रिश्ते और जीवन का उद्देश्य। इकिगाई अध्याय 5 फ्लो, काम में डूब जाने की अवस्था। अब तक लेखक ने दीर्घायु, उद्देश्य और जीवन शैली की बात की। इस अध्याय में वे उस मानसिक अवस्था को समझाते हैं जो इकिगाई को रोजमर्रा के अनुभव में बदल देती है। इस अवस्था को मनोविज्ञान में फ्लो कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि फ्लो वह स्थिति है जब व्यक्ति किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का ध्यान नहीं रहता, थकान महसूस नहीं होती और काम खुद ही आनंद देने लगता है। लेखक बताते हैं कि फ्लो की अवधारणा एक मनोवैज्ञानिक के शोध से आई, जिन्होंने पाया कि कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और कारीगर जब अपने सर्वश्रेष्ठ काम में लगे होते हैं तो वे एक खास मानसिक स्थिति में प्रवेश करते हैं। उस समय उनका ध्यान पूरी तरह वर्तमान कार्य पर होता है। मन भटकता नहीं, आत्मसंदेह कम हो जाता है और प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से बेहतर होता है। यहां लेखक समझाते हैं कि फ्लो और इकिगाई का गहरा संबंध है। जब आपका काम आपके उद्देश्य और रुचि से जुड़ा होता है, तब फ्लो की अवस्था में जाना आसान हो जाता है। और जब आप बार बार फ्लो अनुभव करते हैं, तो काम बोझ नहीं लगता, वह संतोष का स्रोत बन जाता है। लेखक एक महत्वपूर्ण शर्त बताते हैं। फ्लो तभी आता है जब काम का चुनौती स्तर और आपकी क्षमता का स्तर लगभग संतुलन में हो। अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत आती है, अगर बहुत कठिन है तो चिंता और तनाव आता है। लेकिन जब काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण पर संभव होता है, तब मन पूरी तरह लग जाता है। यही लेखक एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। ध्यान भंग, डिस्ट्रैक्शन, फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है। वे बताते हैं कि आधुनिक डिजिटल जीवन, लगातार नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया दिमाग को गहरे काम में जाने से रोकता है। फ्लो के लिए अनइंटरप्टेड समय जरूरी है। लेखक उदाहरण देते हैं, एक सुशी शेफ जब सुशी बनाता है तो उसका पूरा ध्यान चाकू, मछली की बनावट, चावल के तापमान और प्रस्तुति पर होता है। उसी तरह एक संगीतकार रियाज के समय पूरी तरह सुर और लय में डूबा रहता है। उस समय वे सिर्फ काम नहीं कर रहे, वे फ्लो में हैं। लेखक बताते हैं कि फ्लो पाने के लिए कुछ व्यावहारिक शर्तें होती हैं। लक्ष्य स्पष्ट हो, आपको पता हो अभी क्या करना है, तुरंत फीडबैक मिले, आपको समझ आए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, ध्यान एक जगह केंद्रित हो, कार्य में व्यक्तिगत रुचि हो, चुनौती और कौशल का संतुलन हो। वे यह भी समझाते हैं कि फ्लो हमेशा बड़े काम में ही नहीं आता। कोई व्यक्ति खाना बनाते समय, पढ़ाते समय, लिखते समय, कोडिंग करते समय, डिजाइन करते समय, किसी भी सार्थक गतिविधि में फ्लो पा सकता है। लेखक ये भी चेतावनी देते हैं कि फ्लो और व्यस्तता अलग चीजें हैं। बहुत व्यस्त रहना फ्लो नहीं है। फ्लो में शांति और गहराई होती है, जबकि व्यस्तता में बिखराव और जल्दबाजी। अध्याय के अंत में लेखक सुझाव देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अधिक संतोष चाहता है तो उसे ऐसी गतिविधियां पहचाननी चाहिए जिनमें वो स्वाभाविक रूप से डूब जाता है। वही गतिविधियां उसके इकिगाई की दिशा दिखाती है। इकिगाई अध्याय 6 काइजेन और मास्टरी,
रोज थोड़ा बेहतर बनने का मार्ग। फ्लो की अवस्था समझाने के बाद लेखक अब इस सवाल पर आते हैं कि किसी काम में गहराई, आनंद और महारत आखिर आती कैसे है। वे बताते हैं कि इकिगाई केवल जुनून से नहीं बनता, वो निरंतर अभ्यास और छोटे छोटे सुधार से बनता है। इसी संदर्भ में लेखक जापानी दर्शन काइजेन का परिचय कराते हैं। लेखक समझाते हैं कि काइजेन का अर्थ है लगातार छोटे स्तर पर सुधार करते रहना। यह अचानक बड़ा बदलाव करने का विचार नहीं है, बल्कि रोज थोड़ा बेहतर बनने का तरीका है। जापान की कई कला परंपराएं, उद्योग और शिल्प इसी सिद्धांत पर खड़े हैं। लेखक बताते हैं कि पश्चिमी सोच अक्सर बड़ा लक्ष्य, बड़ा बदलाव पर केंद्रित रहती है, लेकिन जापानी सोच कहती है छोटे सुधारों की श्रृंखला ही बड़े परिणाम लाती है। जब सुधार बहुत छोटा होता है तो मन उसका विरोध नहीं करता और आदत बनाना आसान हो जाता है। यही लेखक एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। महारत, मास्टरी एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में विशेषज्ञ नहीं बनता। वर्षों तक दोहराव, सुधार, ध्यान और धैर्य से कौशल गहराता है। लेखक पारंपरिक जापानी कारीगरों का उदाहरण देते हैं, जैसे सुशी मास्टर, तलवार बनाने वाले शिल्पकार या चाय समारोह के विशेषज्ञ। वे बताते हैं कि इनमें से कई लोग दशकों तक एक ही कला का अभ्यास करते रहते हैं। वे काम को सिर्फ पेशा नहीं मानते, वो उनका जीवन मार्ग बन जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि ऐसे लोग अक्सर परफेक्शन शब्द का उपयोग नहीं करते, बल्कि बेहतर शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि पूर्णता अंतिम नहीं, सुधार निरंतर है। यह सोच व्यक्ति को सीखते रहने की मानसिकता देती है। फिर लेखक अभ्यास के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब हम किसी कौशल का नियमित अभ्यास करते हैं तो दिमाग में उससे जुड़े न्यूरल रास्ते मजबूत होते जाते हैं। शुरुआत में जो काम कठिन लगता है वही समय के साथ सहज लगने लगता है। यानी अभ्यास सिर्फ कौशल नहीं बढ़ाता, दिमाग को भी बदलता है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि काइजेन का मतलब सिर्फ पेशेवर कौशल नहीं है, इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। जैसे रोज थोड़ा बेहतर खाना, रोज थोड़ा चलना, रोज थोड़ा सीखना, रोज संवाद बेहतर करना, रोज काम की गुणवत्ता सुधारना। यहां लेखक एक और गहरी बात जोड़ते हैं। जब सुधार का ध्यान प्रक्रिया पर होता है तो व्यक्ति परिणाम के तनाव से मुक्त रहता है। वो हर दिन के अभ्यास में संतोष पाने लगता है। यही मानसिकता इकिगाई को टिकाऊ बनाती है। लेखक बताते हैं कि कई लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत बड़ा परिणाम नहीं दिखता। लेकिन काइजेन दृष्टिकोण कहता है, अगर दिशा सही है और कदम छोटे छोटे लगातार हैं, तो प्रगति निश्चित है। अध्याय के अंत में लेखक ये संदेश देते हैं कि अपने इकिगाई को मजबूत करने के लिए किसी बड़े अवसर का इंतजार मत कीजिए। आज जो काम आपके हाथ में है उसी में छोटा सुधार शुरू कीजिए। वही छोटे कदम मिलकर गहरी संतुष्टि और महारत की राह बनाते हैं। इकिगाई अध्याय 7, तनाव और चिंता से मुक्ति, धीमी और संतुलित जीवन गति। अब तक लेखक ने उद्देश्य, सक्रियता, फ्लो और निरंतर सुधार की बात की। इस अध्याय में वे उस बाधा पर ध्यान लाते हैं जो इन सबको कमजोर कर देती है, लगातार बना रहने वाला तनाव। लेखक बताते हैं कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ व्यस्तता नहीं, बल्कि लगातार मानसिक दबाव है। यह दबाव धीरे धीरे शरीर और मन दोनों पर असर डालता है। लेखक समझाते हैं कि जब व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है तो शरीर में तनाव हार्मोन लगातार सक्रिय रहते हैं। इससे नींद, पाचन, हृदय स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता प्रभावित होती है। वे कहते हैं कि दीर्घायु लोगों का अध्ययन करने पर एक बात साफ दिखाई देती है। वे तनाव से पूरी तरह मुक्त नहीं होते, लेकिन उनके पास तनाव को छोड़ने के नियमित तरीके होते हैं। ओकिनावा और अन्य दीर्घायु समुदायों का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि वहां जीवन की गति अपेक्षाकृत धीमी है। लोग हर काम जल्दी जल्दी निपटाने की मानसिकता में नहीं रहते। वे बातचीत के लिए समय निकालते हैं, भोजन आराम से करते हैं और काम के बीच विराम लेते हैं। यही लेखक एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं।
धीमा होना आलस नहीं है, बल्कि सजगता है। जब व्यक्ति हर काम भागते हुए करता है तो वह मानसिक रूप से बिखर जाता है, लेकिन जब वह गति को थोड़ा धीमा करता है तो ध्यान और गुणवत्ता दोनों बढ़ते हैं। लेखक कुछ पारंपरिक जापानी अभ्यासों का उल्लेख करते हैं जो मन को शांत करने में मदद करते हैं, जैसे ध्यान, गहरी सांस, चाय समारोह, प्रकृति में समय बिताना और शांत बैठकर अवलोकन करना। इन गतिविधियों का उद्देश्य भागना नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में लौटना है। वे ये भी बताते हैं कि तनाव घटाने का एक बड़ा साधन है दिनचर्या में छोटे छोटे रिचुअल्स बनाना, जैसे सुबह शांत चाय पीना, थोड़ी देर टहलना, दिन खत्म होने पर डिजिटल उपकरणों से दूरी, सोने से पहले मन शांत करने वाली गतिविधि। इन छोटे रिचुअल से दिमाग को संकेत मिलता है कि अब गति बदलनी है। लेखक सामाजिक जुड़ाव को भी तनाव कम करने का महत्वपूर्ण साधन बताते हैं। वे कहते हैं कि जिन लोगों के पास भरोसेमंद लोग होते हैं, जिनसे वे खुलकर बात कर सकते हैं, उनका तनाव स्तर कम रहता है। अकेलापन तनाव को कई गुना बढ़ा देता है। फिर लेखक मानसिक दृष्टिकोण पर आते हैं। वे बताते हैं कि दीर्घायु लोग हर समस्या को आपातकाल की तरह नहीं लेते। वे चीजों को स्वीकार करना जानते हैं। जो बदल सकता है उस पर काम करते हैं, जो नहीं बदल सकता उसे लेकर लगातार चिंता नहीं करते। यहां लेखक एक और गहरी बात जोड़ते हैं, वर्तमान क्षण पर ध्यान देना। जब मन लगातार भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझा रहता है तो तनाव बढ़ता है, लेकिन जब ध्यान वर्तमान कार्य और अनुभव पर आता है तो मन स्थिर होता है। यह विचार फ्लो की अवस्था से भी जुड़ता है। अध्याय के अंत में लेखक पाठक को यह समझाते हैं कि इकिगाई केवल लक्ष्य खोजने का नाम नहीं, बल्कि ऐसी जीवन गति बनाने का नाम है जिसमें आप लंबे समय तक टिक सके। तेज दौड़कर थक जाना नहीं, बल्कि संतुलित चलकर दूर तक जाना ही असली मार्ग है। इकिगाई अध्याय 8, रेजिलियंस, लचीलापन, स्वीकार्यता और टूट कर भी मजबूत रहना। तनाव और जीवन की गति पर चर्चा करने के बाद लेखक अब जीवन की एक और सच्चाई की ओर ध्यान ले जाते हैं, कठिनाइयां, असफलताएं और अनिश्चितता। वे बताते हैं कि लंबा और संतुलित जीवन जीने वाले लोगों में एक विशेष गुण पाया जाता है, रेजिलियंस, यानी गिरकर फिर उठ खड़े होने की क्षमता। लेखक समझाते हैं कि रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति को दुख, हानि या निराशा महसूस नहीं होती, बल्कि इसका मतलब है वो इन अनुभवों से टूटता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर खुद को ढाल लेता है। वो परिस्थिति के साथ लचीला रहता है। यहां लेखक जापानी दर्शन की कुछ अवधारणाएं समझाते हैं जो इस मानसिकता को मजबूत बनाती है। सबसे पहले वे वाबी साबी का विचार बताते हैं। लेखक कहते हैं कि वाबी साबी का अर्थ है अपूर्णता और अस्थिरता में भी सुंदरता देखना। जीवन पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगा, चीजें टूटेंगी, बदलेंगी, पुरानी होंगी, और यही स्वाभाविक है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है उसका मानसिक संघर्ष कम हो जाता है। यही लेखक एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। जब हम हर चीज को परफेक्ट बनाने की जिद छोड़ देते हैं तब मन हल्का हो जाता है। स्वीकार्यता मानसिक ऊर्जा बचाती है। इसके बाद लेखक इचिगो इचिए का सिद्धांत बताते हैं। इसका अर्थ है ये क्षण फिर दोबारा ठीक इसी रूप में नहीं आएगा। हर मुलाकात, हर अनुभव, हर बातचीत अनोखी है, इसलिए उसे पूरी उपस्थिति के साथ जीना चाहिए। ये सोच व्यक्ति को वर्तमान में रहने की आदत देती है और पछतावे तथा अत्यधिक उम्मीदों को कम करती है। लेखक बताते हैं कि दीर्घायु लोगों में एक और समान गुण मिलता है, वे छोटी बातों पर टूटते नहीं। वे समस्याओं को जीवन का हिस्सा मानते हैं, न कि अन्याय। उनका दृष्टिकोण होता है, ये भी बीत जाएगा, मैं अपना काम करता रहूंगा। लेखक कुछ लोगों के अनुभव साझा करते हैं जिन्होंने जीवन में नुकसान और कठिनाइयां झेली, लेकिन अपनी दिनचर्या, अपने छोटे उद्देश्य और सामाजिक संबंधों को नहीं छोड़ा। वे बताते हैं कि नियमितता और उद्देश्य कठिन समय में मानसिक सहारा बनते हैं। फिर लेखक भावनात्मक लचीलेपन की बात करते हैं।
वे कहते हैं कि भावनाओं को दबाना नहीं, समझना और बहने देना जरूरी है। जो लोग अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और व्यक्त करते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक संतुलित रहते हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, रेजिलियंस को मजबूत करती है। जो व्यक्ति रोज की छोटी अच्छी चीजों को नोटिस करता है, जैसे भोजन, मित्र, प्रकृति, स्वास्थ्य, उसका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धता पर जाता है। इससे मानसिक मजबूती बढ़ती है। अध्याय के अंत में लेखक ये संदेश देते हैं कि इकिगाई का मार्ग सीधा और आसान नहीं होता। रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर व्यक्ति लचीला है, अपूर्णता को स्वीकार करता है और छोटे उद्देश्य से जुड़ा रहता है, तो वो हर झटके के बाद फिर संतुलन पा लेता है। इकिगाई अध्याय 9, भोजन का रहस्य, क्या और कैसे खाए कि जीवन लंबा और हल्का रहे। अब लेखक उस विषय पर आते हैं जिसे दीर्घायु और स्वास्थ्य से सीधे जोड़ा जाता है, भोजन। लेकिन वे शुरुआत में ही साफ करते हैं कि ये अध्याय किसी फैशन डाइट या सख्त नियमों वाली भोजन योजना के बारे में नहीं है। वे बताते हैं कि लंबा जीवन जीने वाले समुदायों का भोजन सरल, संतुलित और सजग होता है, न कि जटिल। लेखक फिर से ओकिनावा के लोगों का उदाहरण लाते हैं और बताते हैं कि वहां का पारंपरिक भोजन पैटर्न कई वर्षों से लगभग समान बना हुआ है। भोजन मुख्य रूप से पौधा आधारित है, यानी सब्जियां, दालें, सोया उत्पाद, शकरकंद, समुद्री साग और हल्की मात्रा में अनाज। मांस और डेयरी बहुत सीमित मात्रा में ली जाती है। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा में लंबे समय तक शकरकंद मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्रोत रहा है, न कि सफेद चावल। शकरकंद में फाइबर और पोषक तत्व अधिक होते हैं और ये रक्त शर्करा को धीरे बढ़ाता है। इससे ऊर्जा स्थिर रहती है। यही लेखक एक महत्वपूर्ण आदत का उल्लेख करते हैं, खाने की मात्रा पर नियंत्रण। वे बताते हैं कि ओकिनावा संस्कृति में भोजन से पहले हारा हाचीबू कहा जाता है, जिसका अर्थ है पेट 80% भरने तक खाना, यानी पूरी तरह तृप्ति से पहले रुक जाना। लेखक समझाते हैं कि इससे कुल कैलोरी सेवन स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है और शरीर पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। लेखक यहां एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। दीर्घायु लोगों की खासियत सिर्फ क्या खाते हैं ये नहीं, बल्कि कैसे खाते हैं ये भी है। वे धीरे खाते हैं, अच्छी तरह चबाते हैं और बिना जल्दबाजी के खाते हैं। भोजन उनके लिए रुककर आनंद लेने का समय होता है, न कि भागते भागते पेट भरने का काम। लेखक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन का भी उल्लेख करते हैं, जैसे रंगीन सब्जियां, हरी चाय और पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक तत्व। ये शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, जो उम्र बढ़ने से जुड़ी समस्याओं का बड़ा कारण माना जाता है। वे बताते हैं कि ओकिनावा के लोग अक्सर ग्रीन टी पीते हैं और कई जगह जैस्मीन या अन्य हर्बल चाय भी ली जाती है। इन पेयों में शक्कर बहुत कम या नहीं होती। लेखक ये भी नोट करते हैं कि वहां प्रोसेस फूड, पैकेज स्नैक्स और ज्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ पारंपरिक भोजन का हिस्सा नहीं है। भोजन घर पर बनता है और सामग्री साधारण होती है। फिर लेखक एक और व्यवहारिक बात बताते हैं। दीर्घायु समुदायों में लोग भावनात्मक कारणों से बहुत ज्यादा नहीं खाते, यानी तनाव, बोरियत या उदासी में ओवर ईटिंग कम देखने को मिलती है। भोजन पोषण और आनंद के लिए है, भावनात्मक भरपाई के लिए नहीं। लेखक ये भी जोड़ते हैं कि कभी कभी हल्का उपवास या भोजन अंतराल, मील स्पेसिंग, अभी शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है, बशर्ते वह स्वाभाविक हो और अति न हो। अध्याय के अंत में लेखक निष्कर्ष देते हैं कि दीर्घायु भोजन का मूल मंत्र है सरलता, मात्रा में संयम, पौधा आधारित विविधता और सजग होकर खाना। ये कोई कठोर डाइट प्लान नहीं, बल्कि खाने के साथ स्वस्थ संबंध बनाने का तरीका है। इकिगाई अध्याय 10, प्राकृतिक गतिविधि और रोज का व्यायाम, चलते रहना ही जीवन है। भोजन की आदतों पर चर्चा करने के बाद लेखक अब शरीर की गतिविधि की ओर ध्यान ले जाते हैं, लेकिन वे शुरुआत में ही एक गलतफहमी दूर करते हैं। वे कहते हैं
कि स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए भारी जिम वर्कआउट या कठिन ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं है। दीर्घायु समुदायों को देखने पर एक अलग ही सच सामने आता है। वे एक्सरसाइज कम करते हैं, लेकिन दिन भर चलते फिरते ज्यादा है। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा और अन्य ब्लू जोन क्षेत्रों के लोग अपने दैनिक जीवन में स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहते हैं। वे छोटे काम खुद करते हैं, पैदल चलते हैं, बगीचे में काम करते हैं, झुकते हैं, उठते हैं, सामान उठाते हैं, घर के कामों में लगे रहते हैं। उनका शरीर दिन भर हल्की गतिविधि करता रहता है। यही लेखक एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। लंबे समय तक बैठना शरीर के लिए सबसे बड़ा जोखिम कारक बनता जा रहा है। भले ही कोई व्यक्ति दिन में 1 घंटा जिम चला जाए, लेकिन अगर बाकी समय लगातार बैठा रहे तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। लेखक समझाते हैं कि मानव शरीर मूवमेंट के लिए बना है। जब मांसपेशियां नियमित रूप से उपयोग में आती हैं, तो रक्त संचार बेहतर रहता है, जोड़ों की लचक बनी रहती है और मेटाबॉलिज्म सक्रिय रहता है। लेखक ओकिनावा के बुजुर्गों का उदाहरण देते हैं। वे अक्सर फर्श पर बैठते हैं और बिना सहारे उठते हैं। यह साधारण क्रिया भी रोज कई बार करने से उनके पैरों और कोर मसल्स की ताकत बनी रहती है। वे इसे अलग व्यायाम नहीं मानते, ये उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। फिर लेखक कुछ ऐसी गतिविधियों का उल्लेख करते हैं जो दीर्घायु समुदायों में आम है, जैसे ताई ची, योग, हल्की स्ट्रेचिंग, धीमी चाल से चलना और सामूहिक व्यायाम। इन गतिविधियों का उद्देश्य शरीर को थकाना नहीं, बल्कि लचीला और संतुलित रखना है। लेखक बताते हैं कि मध्यम स्तर की नियमित गतिविधि, जैसे रोज चलना, कई गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम करती है। खासकर हृदय स्वास्थ्य, शुगर नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। वे यह भी समझाते हैं कि गतिविधि का आनंद से जुड़ना जरूरी है। अगर व्यायाम मजबूरी लगे तो वह टिकता नहीं, लेकिन अगर वह किसी रुचि से जुड़ा हो, जैसे नृत्य, बागवानी, खेल या दोस्तों के साथ चलना, तो वो आदत बन जाता है। यहां लेखक एक और व्यवहारिक सुझाव देते हैं। दिन भर में मूवमेंट ब्रेक लेना, यानी लंबे समय तक बैठने के बजाय बीच बीच में उठना, चलना, खिंचाव करना। छोटे छोटे ब्रेक मिलकर बड़ा असर डालते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि उम्र बढ़ने पर गतिविधि कम नहीं करनी चाहिए, बल्कि समझदारी से जारी रखनी चाहिए। हल्की, नियंत्रित और नियमित गतिविधि बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती है। अध्याय के अंत में लेखक संदेश देते हैं कि फिटनेस कोई अलग प्रोजेक्ट नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। अगर आपका दिन इस तरह बना है कि शरीर स्वाभाविक रूप से चलता रहे, तो आप बिना अतिरिक्त बोझ के स्वस्थ रह सकते हैं। इकिगाई, अध्याय 11, अपना इकिगाई कैसे खोजें, उद्देश्य तक पहुंचने की व्यावहारिक मार्गदर्शिका। अब लेखक किताब के सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक हिस्से पर आते हैं। अपना इकिगाई कैसे खोजा जाए। पहले के अध्यायों में उन्होंने दीर्घायु लोगों की आदतें, मानसिकता, भोजन, गतिविधि, तनाव नियंत्रण और फ्लो जैसी अवस्थाओं को समझाया। अब वे इन सबको जोड़कर पाठक को एक स्पष्ट दिशा देना चाहते हैं। लेखक शुरुआत में कहते हैं कि इकिगाई कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, खोज, प्रयोग, सुधार और धैर्य की। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें एक दिन अचानक जीवन का उद्देश्य समझ आ जाएगा, लेकिन लेखक बताते हैं कि असल में इकिगाई छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। यहां लेखक एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। इकिगाई हमेशा बड़ा या दुनिया बदल देने वाला लक्ष्य नहीं होता। कई बार यह साधारण काम में छिपा होता है, जैसे सिखाना, बनाना, सेवा करना, समस्या सुलझाना या किसी कला में बेहतर होते जाना। लेखक बताते हैं कि इकिगाई खोजने का पहला कदम है खुद को समझना। वे सुझाव देते हैं कि व्यक्ति अपने आप से ईमानदार प्रश्न पूछे। कौन सा काम करते समय समय का पता नहीं चलता? कौन सा काम करने में थकान कम लगती है? किस काम के लिए लोग आपकी मदद मांगते हैं? किस प्रकार की समस्या हल करना आपको अच्छा लगता है? लेखक कहते हैं
कि इन प्रश्नों के उत्तर संकेत देते हैं कि आपकी प्राकृतिक रुचि और क्षमता कहाँ है। इसके बाद लेखक छोटे प्रयोग, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स का सिद्धांत समझाते हैं। वे कहते हैं कि तुरंत बड़ा निर्णय लेने के बजाय छोटे स्तर पर शुरुआत करें। किसी रुचि को साइड प्रोजेक्ट की तरह आजमाएं, नई स्किल सीखें, स्वयं सेवा करें, कुछ बनाकर देखें। अनुभव से स्पष्टता आती है। लेखक काइजन सिद्धांत को फिर जोड़ते हैं। रोज थोड़ा सुधार। इकिगाई खोजने का मतलब है रोज 1% बेहतर होना। लगातार छोटे कदम बड़े बदलाव बनाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि असफलता इस प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। अगर कोई रास्ता काम न करे तो उसे डेटा की तरह देखें। फीडबैक मिला, दिशा बदलें। इसे व्यक्तिगत हार न माने। लेखक एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ते हैं, समुदाय और योगदान। इकिगाई सिर्फ मुझे क्या अच्छा लगता है तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं दूसरों के लिए क्या मूल्य जोड़ सकता हूं से भी जुड़ा है। जब काम का असर दूसरों पर दिखता है तो अर्थ की भावना मजबूत होती है। फिर लेखक फ्लो अनुभव को इकिगाई से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जिन गतिविधियों में आप बार बार फ्लो महसूस करते हैं वे आपके इकिगाई के मजबूत संकेत हैं। इसलिए ऐसे क्षणों को नोटिस करना चाहिए। लेखक व्यवहारिक अभ्यास भी सुझाते हैं, जैसे रुचियों की सूची बनाना, अपनी ताकतों की सूची लिखना, बचपन की पसंदीदा गतिविधियों को याद करना, दूसरों से अपनी खूबियों पर फीडबैक लेना, उन पलों को लिखना जब आप सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि इकिगाई समय के साथ बदल सकता है। जीवन के अलग चरणों में उद्देश्य भी बदलता है और यह सामान्य है। अध्याय के अंत में लेखक संदेश देते हैं, इकिगाई खोजने की जल्दी न करें। जिज्ञासा बनाए रखें, सक्रिय रहें, छोटे कदम लें और अर्थपूर्ण गतिविधियों से जुड़े रहें। उद्देश्य धीरे धीरे स्पष्ट होता है। लेखक बताते हैं कि इकिगाई खोजने और जीने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। छोटे व्यवहारिक कदम ही पर्याप्त है, अगर वे लगातार हों। बॉटम ऑफ फॉर्म दैनिक इकिगाई रूपरेखा। सुबह दिन की शुरुआत स्पष्ट उद्देश्य के साथ करें। आज का एक अर्थपूर्ण काम तय करें। शरीर को रोज सक्रिय रखें। चलना, स्ट्रेचिंग, सीढ़ियां, बागवानी जैसी प्राकृतिक गतिविधियां करें। 80% पेट भरने का नियम अपनाएं। धीरे खाएं और पूरी तृप्ति से पहले रुके। रोज कम से कम एक फ्लो गतिविधि करें। ऐसा काम जिसमें समय का पता न चले। काइजन सिद्धांत अपनाएं। रोज छोटा सुधार, 1% बेहतर बनने का प्रयास। तनाव को सजग तरीके से संभालें। ब्रेक लें। गहरी सांस, धीमी गति, प्रकृति से जुड़ाव, सामाजिक संबंध बनाए रखें। मित्रों, परिवार और समुदाय से नियमित जुड़ाव, अपने काम में योगदान का तत्व जोड़े। देखें कि आपका काम किसका जीवन बेहतर कर रहा है। छोटे आनंदों को महत्व दें। दैनिक खुशी के क्षणों को पहचानें और जिए। जिज्ञासा और सीखने की आदत बनाए रखें। उम्र के साथ भी नई चीजें सीखते रहें। दोस्तों, यही था इकिगाई पुस्तक का विस्तृत सार, जहां लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का अर्थ किसी एक बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि रोज के उद्देश्यपूर्ण, सक्रिय और संतुलित जीवन में छिपा है। अगर आपको ये समरी उपयोगी लगी तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी किताबों का ज्ञान आसान तरीके से पा सके। ऐसी ही और गहरी, काम की और जीवन बदलने वाली बुक समरी सुनने के लिए जुड़े रहिए शर्मा ऑडियो बुक्स के साथ। और हाँ, अगर आप लाइफ चेंजिंग किताबों का सार सुनते रहना चाहते हैं तो शर्मा ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।